जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरविंद केजरीवाल आजकल शायर हो गए हैं, वो भी ऐसे शायर जो बड़े ही दुखी हैं और उन्हें दुख इस बात का है कि उनके ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है और वो बड़े ही परेशान हैं। और इस जुल्म अत्याचार का दुख वो है सोशल मीडिया पर निकाल रहे हैं। अभी एक्स पर उन्होंने एक पोस्ट किया है, शायरी लिखी है, दौर बदलने पर हिसाब तुम भी चुकाओगे, जुल्म उतना ही करना जितना सह पाओगे। ये अरविंद केजरीवाल ने लिखा है। इशारा किस तरफ है? जुल्म कौन कर रहा है उनके ऊपर? अपनी पार्टी के लोग तो जुल्म करेंगे नहीं उनके ऊपर। अब ईश्वर से तो वो कोई हिसाब चुकता कर नहीं पाएंगे। अगर किसी को लगेगा कि ईश्वर जुल्म कर रहे हैं तो उनसे तो आप क्या हिसाब चुकता करोगे? वो तो आपका ही हिसाब कर रहे होते हैं। जैसे कर्म हो रहे होते हैं वैसा फल भी आपको मिल रहा होता है। तो किससे हिसाब चुकता करेंगे और कौन सा दौर बदलेगा कि अपने दौर में अरविंद केजरीवाल हिसाब चुकता करेंगे और जो जुल्म उन पर हो रहे हैं वही जुल्म वो दूसरों पर करेंगे? ये तो साफ तौर पर किसी को धमकी दे रहे हैं और लग रहा है कि बड़े ही परेशान हैं और चीजें उनसे सहन नहीं हो रही है। हुआ क्या है केजरीवाल के साथ, देखिए, अभी केस तो उनके ऊपर चल ही रहे हैं। उन्होंने जज बदलने की कोशिश की, वहां भी खास सफलता भी हाथ नहीं लग रही है। कुछ दिनों पहले प्रवेश वर्मा जो मंत्री हैं उन्होंने शीश महल का बड़ा दौरा किया है, टूर करवाया है। उसका 14-15 मिनट का बड़ा वीडियो है जिसमें उन्होंने शीश महल के अंदर क्या क्या है ये दिखाया है। कैसे गोल्ड प्लेटेड शैंडलियर्स हैं, झूमर टाइप हैं, लाइटें हैं, कितने सारे एसी लगे हैं, जकूजी है, पूरा स्पा रूम है, स्टीम रूम है, किचन कितना करोड़ों का है। जो सब अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे, सुनते आ रहे थे, उसके उन्होंने दर्शन कराए हैं अरविंद केजरीवाल ने। जो 33 करोड़ 35 करोड़ का शीश महल बनाया, 60 करोड़ का और बनाने की वहां योजना चल रही थी, तो वो सब दिखाया है। अब यहाँ पर एक जुल्म तो ये हो गया उनके ऊपर, दूसरा जुल्म ये हुआ है कि ईडी उन्हें बख्शने को तैयार नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने सोचा था कि शराब घोटाले के आरोप लगे हैं, ईडी बुला रही है, समन पर नहीं जाएंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। एक समन आया, 2 समन आया, 3, 4, 5, 6 समन आ गए। अरविंद केजरीवाल गए नहीं। जब अंतिम बचा कि लगा कि अब तो गिरफ्तारी हो जाएगी तो फिर आखिरी समन पर गए। लेकिन ईडी ने उन्हें ये बात यहां छोड़ी नहीं। केस तो अलग चल रहा है शराब घोटाले का। अब ईडी ने जो उनके ऊपर एक और केस किया कि इन्होंने समन पर ये नहीं पहुंचे, यानी कि लोक सेवक का जो आदेश था, लोक सेवक का आदेश था, सरकारी अधिकारी का आदेश था, उसका पालन नहीं किया। उस सरकारी अधिकारी को इन्हें समन देने का अधिकार प्राप्त है और अरविंद केजरीवाल ने उसका पालन नहीं किया। 5-5, 6-6 समन इन्होंने ठुकरा दिए, जानबूझकर नहीं आए। ये मामला जो है पहले निचली अदालत में था, निचली अदालत से इनको रिहाई मिल गई। ये मामला जो है खारिज हो गया था कि ईडी जरूरी नहीं है, जज का कहना था कि अगर वो नहीं आए तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो जानबूझकर नहीं आए। जबकि ईडी ने बताया कि ये इनके पास आने के लिए पर्याप्त समय था, इनके पास पर्याप्त स्थितियां थी, लेकिन फिर भी ये नहीं आए। 5-6 बार तक इन्होंने समन को दरकिनार किया और उन्होंने जांच पर भी इसका प्रभाव पड़ा। जांच में देरी हो जाती है, सवाल जवाब करने के लिए आप मिलेंगे ही नहीं। अब जो है ईडी इस केस को लेकर पहुंच गई है हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में अब यही अपील की गई है कि इनके खिलाफ इस मामले में कार्रवाई हो। ईडी ने धारा 174 के तहत इन पर आरोप लगाया है और यही कहना है कि लोक सेवक के काम में एक तो ये बाधा है, दूसरा उसका आदेश पूरा नहीं किया है। अब इस मामले में जज हैं जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा, जिनसे अरविंद केजरीवाल को एलर्जी है। जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा अभी इनके शराब घोटाले के मामले भी हाईकोर्ट में जो है जांच कर रही है। उन्हीं को बदलवाने के लिए अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट दौड़े हैं। अब चिट्ठी लगाई है, स्पेशल पिटीशन लगाई है कि इन जज को बदल दो। इन्हें डर लग रहा है कि जो इन्हें शराब घोटाले में निचली अदालत से बरी कर दिया गया, जो इन्हें क्लीन चिट मिल गई है, एकदम पूरी तरह से केस खारिज। अब जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा जरूरी नहीं है वही फैसला दें, और जिस तरह के उनके शुरुआती ऑब्जर्वेशंस हैं, उन्होंने जो पाया कि निचली अदालत में जो सब स्टेटमेंट दी गई है, यानी कि जो जज ने स्टेटमेंट दी है, उन पर विचार करने लायक स्थितियां लग रही हैं। उन्होंने इस केस को स्वीकार किया, अब उस पर सुनवाई हो रही है। इन्हें भी जवाब देने का मौका मिला है, 4 या 5 अप्रैल को उसकी तारीख है। अब वही जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ईडी का ये वाला मामला भी देखेंगी। अब ये तो रोस्टर होता है, ऐसा तो है नहीं कि कहीं से कुछ आया है और इनके खिलाफ लगा दिया है।
ये तो रोस्टर में उनके पास ये मामला पहले भी गया था, अब भी गया है। अब अरविंद केजरीवाल को ये एक और जुल्म लग रहा है कि उनके ऊपर देखिए कितना बड़ा जुल्म हो गया है। ईडी जो है इनके समन पर ना आने को भी ईडी हल्के में नहीं ले रही है, ईडी इस बात को जाने नहीं दे रही है। इन्होंने जब ये मुख्यमंत्री थे तब तो इनको लगा था हम तो राजा हैं, जो मर्जी कर लें, ये क्या समन वमन क्या मायने रखता है, नहीं आएंगे, क्या हो जाएगा, आखिरी समन पे चलेंगे। कई करते हैं ऐसे ऐसे, जैसे राहुल गांधी कोर्ट में कई बार बुलाया जाता है, जाते ही नहीं है। जब ऐसी स्थिति आ जाती है कि कोर्ट अभी आदेश ना दे दे कि गिरफ्तार करके लाए, पुलिस को आदेश ना दे दे, तब अंतिम में जाते ही अपना बयान दर्ज करने, देरी करने की कोशिश होती है, खिंचता रहे मामला और हम इससे बचे रहे। तो यही अरविंद केजरीवाल ने किया था, लेकिन यह तो ईडी का समन है, कोर्ट फिर भी एक बार को इन चीजों में थोड़ी रियायत हो जाती है कि पेशी नहीं हुई, फलाना कारण ढिकना कारण है, लेकिन यहाँ तो मामले की जांच हो रही है भाई, आपसे पूछताछ करनी है, आप आ नहीं रहे हैं। ये प्रावधान इसीलिए किया गया है कि लोग जो है जांच एजेंसियों के बुलाने पर आए, वरना तो मायने क्या रहेगा, आएगा ही नहीं आदमी, गायब हो जाएगा या टालता रहेगा। काम तो भाई सबके पास निकल आते हैं। अब ये अपने कारण बता रहे हैं, मैं तो मुख्यमंत्री था, मेरे पास कुछ कई काम थे, जनता के काम थे, प्रशासन का काम था, इसलिए मैं नहीं आ पाया। 5-5, 6-6 समन पे नहीं आ पाए, जबकि वो समन को एक दिन पहले नहीं दिया जाता है, कई दिन पहले आपको दे दिया जाता है। जब आप एक समन पर नहीं आ पाए तो आपको उसी दिन, जिस दिन उसकी तारीख खत्म हुई, दूसरा समन जारी हो गया कि अगली तारीख के लिए भी आपके पास समय नहीं था, या आप खुद ही जाते ईडी से रिक्वेस्ट कर लेते भाई कि मैं फला तारीख को खाली हूं, क्या मैं आ सकता हूं। आप ये भी कर सकते हैं, क्योंकि आप मुख्यमंत्री हैं, आपको कुछ प्रिविलेज भी है, आपके पास काम भी है, तो आप ईडी को ये बोल सकते थे, आप एक रिक्वेस्ट डाल सकते थे, आपके वकील या आप, कि इस तारीख को तो मैं व्यस्त हूं, क्या आप मुझे फला तारीख बता सकते हैं कि जब मैं पूछताछ के लिए आ जाऊं। आपने तो वो भी नहीं किया। क्या आपके पास समय ही नहीं है तो फिर कहां से होगी भाई जांच पड़ताल। तो अब ये केस बना है तो ये छटपटा रहे हैं, क्योंकि इसमें भी सजा का प्रावधान है। खारिज हो गया था, लेकिन अगर स्वीकार हो गया और दोषी पाए गए तो सजा हो सकती है। तो इनको बहुत सारे जुल्म अब इनके ऊपर हो गए हैं। और जब इन्हें शराब घोटाले में भी बरी कर दिया गया, उसके बाद भी सीबीआई चुप नहीं बैठी है, वो चली गई हाई कोर्ट में बताया कि किस तरह से ट्रायल कोर्ट में हमारे जो गवाह हैं, जो सबूत हैं, उनको चार्जशीट पर संज्ञान के समय ही इस तरह देखा गया जैसे कि मुकदमा चल रहा है। जब संज्ञान लेना होता है तो बहुत डीपली नहीं देखा जाता है प्रथम दृष्टया केस बन रहा है कि नहीं, उसके बाद मुकदमे में दलीलें आती हैं, गवाह आते हैं, फिर उसमें और सपोर्टिव चीजें मांगी जाए, वो एक अलग बात है। लेकिन देखा इस तरह गया जैसे मुकदमे की दलील चल रही है। तो ये उनको लगा कि ये सही फैसला उनको नहीं लगा, और इसमें कुछ तथ्य नहीं देखे गए हैं, कुछ चीजें नहीं देखी गई हैं, इसलिए हाईकोर्ट गए थे। अब हाईकोर्ट में जैसे ही पहुंचे तो इस हाईकोर्ट के जो जज हैं जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा, उन्होंने जो टिप्पणियां की, इसके बाद अरविंद केजरीवाल इस पर पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट की, नहीं जी ये ठीक नहीं है। उन्होंने कहा, हाईकोर्ट के जज ने, जो सीबीआई की और अपील थी, ईडी भी इस मामले में पहुंची थी हाईकोर्ट। ईडी का कहना था कि जो निचली अदालत के जज है, उन्होंने ईडी के केस पर भी टिप्पणी कर दी कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला ऐसे कैसे बनता है, और ये तो सिर्फ आरोप के आधार पर आप कैसे पीएमएलए लगा सकते हैं, वगैरह वगैरह उन्होंने टिप्पणी की थी। तो उन्होंने कहा कि हमें तो बोलने का मौका भी नहीं दिया गया, हमारा तो केस ही नहीं था, केस तो सीबीआई का था। तो इसीलिए जब तक सीबीआई का मामला यहाँ ना सुलझे तो फिर ईडी के मामले पर कोई भी फैसला देने से रोक लगाई जाए। तो कोर्ट ने रोक लगा दी कि पहले यहाँ चार्जशीट पर संज्ञान का मुकदमा पूरा हो जाए। तो ये तिलमिला गए इससे, और फिर ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अब ये जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, पहले तो इन्होंने हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से कहा, उनको चिट्ठी लिखी कि भाई जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा जो है वो तो निष्पक्ष नहीं है, उनको हटा दिया जाए। अब इनकी बपौती तो नहीं है ना अदालत। तो मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हमें ऐसा कुछ नहीं लगता, रोस्टर के हिसाब से उनका नंबर आया है और वो वही देखेंगी। फिर ये पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, वहां स्पेशल लीव पिटीशन लगा दी। अभी तो उसकी सुनवाई की तारीख नहीं आई है, पता नहीं अभी उस पर क्या मामला चल रहा है, क्योंकि रजिस्ट्रार की तरफ से कुछ आया नहीं है, तो वो पेंडिंग ही है। और इन्होंने जो पिछली बार हाईकोर्ट में मामला था, उसमें यही कहते हुए इन्होंने समय लिया था कि अभी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगी हुई है और अभी हमें जवाब देने के लिए और समय दे दीजिए। तो कोर्ट ने दे दिया था, 4-5 अप्रैल तक की तारीख है। अब सुप्रीम कोर्ट में अभी 3-4 दिन बचते हैं, वहां सुनवाई होती है कि क्या होता है, लेकिन फिर हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई है। फिर वहां तो होना तय है कि इधर से इनके जवाब आएंगे, फिर कुछ दलीलें चलेंगी, फिर हो जाना है इस पर फैसला।
तो अरविंद केजरीवाल इसलिए परेशान है कि कहां कहां से जुल्म उनके ऊपर हो रहे हैं। फांसी घर का मामला भी एक चल रहा है, जिस वहां भी समन पर नहीं आए थे, उसकी भी सिफारिश हुई है, इनको चेतावनियां जारी की गई हैं। लेकिन वो तो छोड़िए, फांसी घर में कितना पैसा खर्च हुआ, फांसी घर है या नहीं, ये मामला तो अलग चलेगा ही। और जब इसकी जांच आगे बढ़ जाएगी तो वहां भी इन्हें दिक्कत हो सकती है। इन्हें साबित करना होगा कि इन्होंने किस आधार पर उसे फांसी घर बना दिया, टिफिन रूम को। फिर शीश महल पर कैग रिपोर्ट आई, जिसमें बताया गया कि करीब 350 गुना खर्च बढ़ा दिया गया। जितने का शुरुआत में एस्टीमेट था, उससे कहीं ज्यादा 300 गुना बढ़ गया खर्च। और कैसे कैसे बढ़ गया, कितनी बार बढ़ाया गया, फिर इसी जैसे ही कैग रिपोर्ट आई, फिर उसके बाद तुरंत प्रवेश वर्मा जो है वो शीश महल के अंदर ले गए। तो अरविंद केजरीवाल के ये जो कहते हैं ना, पुराने पाप जो है पीछा नहीं छोड़ते हैं, तो वही हो रहा है। सत्ता से भले ही चले गए हैं, लेकिन शीश महल पीछा नहीं छोड़ रहा है, फांसीगढ़ जैसे मामले पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। और जो भी इन्होंने, ये तो शीश महल को तो अय्याशी ही कहेंगे, अपने लिए अय्याशी के जो इंतजाम इन्होंने किए हुए थे कि एक बार सत्ता मिली है, जीवन के सारे आलतू फालतू सुख भोग लें, एकदम हाई क्लास अय्याशी की जिंदगी जी ले, बिना अपना एक दमड़ी लगाए, एक पैसा लगाए, सारा जनता का पैसा लगाए। आप तो उस शीश महल की स्थिति देखे तो उसमें ये पूरा एकदम होटल से, किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं लगता है। सारी सुविधाएं इन्होंने उसमें भर ली। इनको ये दिखता है कि जो आदमी कहता था मैं सिंपल हूं, मैं तो 2 कमरे के फ्लैट में रह सकता हूं, उसका हाल दिख रहा है कि उसे कितनी सुख सुविधाओं की चाहत थी, गैर जरूरी सुख सुविधाओं की भी चाहत थी। कैसी आलीशान जिंदगी वो व्यक्ति जीना चाहता था और कैसे उसने जनता के पैसे का इस्तेमाल करके उस आलीशान जिंदगी का इंतजाम किया। इसलिए इन्हें दुख लग रहा था शीश महल से जाने में। वहां से जाना कौन चाहेगा? अगर किसी का वो घर बन गया तो इनको कहां सांसद के घर में मजा आएगा? उसमें ऐसी सुविधाएं थोड़ी होती हैं जो इन्होंने अपने घर में रख रखी थी। तो अरविंद केजरीवाल पे जब अब इतना दुखों का पहाड़ गिर गया है, तभी वो ये शेरो शायरी कर रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं। एक तरह से अगर इनका इशारा बीजेपी की तरफ है तो धमकियां यही है कि कल को हम सत्ता में आएंगे तो फिर हम भी जुल्म ढाएंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ये भूल गए हैं कि जब आप सत्ता में थे, आपने जो जुल्म किए, तब आपको ये शायरियां याद रहनी चाहिए थी। आपका संसद में व्यवहार क्या था? आप कैसे बीजेपी के 3 विधायकों को एकदम मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देते थे? कैसे आपने संसद के अंदर हिंदुओं का मजाक उड़ाया, कश्मीर फाइल्स का मजाक उड़ाया, आपकी नेता ठाके मार मार कर हंसी? कैसे आपने जनता के पैसे का इस्तेमाल अपने शान और शौकत के लिए किया और दिल्ली की जनता को जाम में, प्रदूषण में, यमुना के पानी में मरने के लिए छोड़ दिया? तो जो जुल्म तो आपने भी बहुत ढाए हैं और वही उन जुल्मों का हिसाब भी हो रहा है। तो अरविंद केजरीवाल आज भी नहीं समझे हैं। शायरी को देखे तो लगता नहीं है कि उन्हें किसी बात के कोई दुख है, कोई पछतावा है। वो तो इंतजार में बैठे हैं कि कब सत्ता हाथ में आए और फिर मैं बाकियों पर सब पर कोड़े चलाऊं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।